ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आज जो हम बेटा बात करने वाले हैं वो बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और उससे रिलेटेड जो भी आपकी जो एनसीईआरटी के अंदर जो पीछे एक्सरसाइज दी हुई है उस एक्सरसाइज के जितने भी न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं आज की वीडियो के अंदर उस न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से खूबसूरत से अच्छे से डिजिटल प्लेटफॉर्म मेंटोर मंगल पे। ठीक है, आज का वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज यहाँ पे लिखा हुआ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं और इसके न्यूमेरिकल नंबर पहला जो क्वेश्चन है वहां से हम आज की वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। बेटा जो पहला न्यूमेरिकल दिया हुआ है वो दिया हुआ है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर। इसने लिखा है, देखो कोई भी न्यूमेरिकल करने का तरीका क्या है कि आप यदि कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको कोशिश करनी है कि यदि उसका डायग्राम पॉसिबल है, यदि बन सकता है तो आप उसका डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। डायग्राम बनाने से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको फाइंड आउट क्या करना है। क्लियर है? और साथ में जो भी दिया हुआ है उसको आप एक साइड में लिख दो। क्लियर है? तो देखो बेटा स्टार्ट करते हैं, जैसा इसने पूछा है उसके हिसाब से मैं इसका एक डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोले। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है वायु में एक गोला यहाँ पे दिया हुआ है बेटा और एक गोला आपको यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है बेटा? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्लियर है? ठीक है, दोनों पर आवेश दिया हुआ है, एक पर आवेश दिया हुआ है 2 × 10⁻⁷ कूलम और एक पर दिया गया है 3 × 10⁻⁷ कूलम और इसने बोला है कि उनके बीच में कितना बल है, आपको बल फाइंड आउट करना है, इनके बीच में कितना फोर्स काम कर रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। अरे बड़ा सा हलवा सा सवाल है ना, ये तो गली गली में बच्चा कर रहा है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, है ना। देख लाला इधर देख, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, है ना, इसका सॉल्यूशन अपन करते हैं। देखिए आपको ध्यान में होना चाहिए कि कोई भी दो आवेश होते हैं, दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, तो F आपको निकालना है। K की वैल्यू बेटा दी हुई है 9 × 10⁹। K की वैल्यू कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। Q1 का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻⁷ और Q2 की वैल्यू दी हुई है 3 × 10⁻⁷ अपॉन में R स्क्वायर। R का मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है आपको इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करो 30 सेंटीमीटर है, क्योंकि जब कभी भी अपन न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो जो भी वैल्यू आपको दे रखी है, जिस भी कोई भी मात्रक के अंदर दिया हुआ है तो उसको कोशिश कीजिए ऐसा ही सिस्टम में लाने की। यहाँ पे 30 सेंटीमीटर दिया गया है, 30 सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो लिखूंगा 0.3। तो बेटा इसको 0.3 लिखिए, इसका स्क्वायर करना है यानी कि 0.3 × 0.3। इसको अपन सॉल्व करते हैं, यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऐसा बेटा लिख सकते हैं 3 × 3 अपॉन में 10 अपॉन में 10, 10 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, यानी कि 10⁻2 हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो 3 3 9 कैंसिल हो गया और यहाँ पे 2 दिया 6 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 14 हो गया, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 6 × 10⁻, 9 2 11, 11 में से 14 गया यानी कि -3 और ये फोर्स निकल के आएगा। और बड़ा सा सिंपल सा सवाल था, कोई टफ नहीं है, कोई लेवल नहीं है उसका। ठीक है, अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बेटा इसको कॉपी में फटाफट से लिख दो, स्क्रीन को पॉज करके, फिर मैं इसको रब करता हूँ। लिख दिया बेटा? अरे लिख दिया क्या बच्चा पार्टी? ठीक है, रब करो। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया हुआ है बेटा वो दिया हुआ है 0.4 माइक्रोकूलाम के आवेश के किसी छोटे गोले पर अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में, इसने लिखा है कि किसी छोटे गोले पर एक गोला दिया गया है छोटा सा। कैसा गोला दिया गया? छोटा सा, है ना। कितना? 0.4 माइक्रोकूलाम का। ठीक है, अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में, अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण एक छोटा सा अन्य आवेशित गोला दिया गया है, उसके कारण इस पर जो फोर्स लग रहा है
वो 0.2 है। कितना है? 0.2 न्यूटन है। इस छोटे से गोले के कारण इस छोटे से गोले पर लगने वाला जो फोर्स है वो बेटा दिया हुआ है 0.2 न्यूटन दिया गया है। क्लियर है? ठीक है। यदि दूसरे गोले पर आवेश, अच्छा इस पर बेटा आवेश भी दिया गया है 0.8 माइक्रोकूलम हो तो दोनों गोलों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? अरे लाला, ये बहुत सिंपल सवाल है ना। इसने अरे आवेश Q1 दे दिया, Q2 दे दिया, इनके बीच में लगने वाला फोर्स दे दिया है, तो आपको डिस्टेंस ही तो निकालनी है, जो कि गली गली में बच्चा कर रहा है। ठीक है। अरे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को प्रतिकर्षित करेगा। और कैसे प्रतिकर्षित करेगा? ये वाला इसको बोलेगा भाई तू मेरे से दूर जा, इसको पसंद ही नहीं है। ठीक है। इसको बोलेगा इधर जा, फोर्स ऐसे लगाएगा। और कितना फोर्स लगाएगा? 0.2 न्यूटन का। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो स्टार्ट करते हैं ना। अरे फोर्स का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वेर। F आपको दिया हुआ है 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन। K की वैल्यू है 9 × 10⁹। Q1 कितना दिया हुआ है? 0.4 माइक्रोकूलम यानी कि 10⁻⁻6। Q2 कितना दिया हुआ है? 0.8 × 10⁻⁶ अपॉन में आपको निकालना है R। इसको सॉल्व कीजिए, R यहाँ से बेटा निकल के आ जाएगा और R यहाँ से निकल के आएगा। इसको सॉल्व करते हैं। क्या बेटा मैं इसको पॉइंट को हटा करके यहाँ पे 10 लिख सकता हूँ, इस पॉइंट को हटा करके यहाँ पे 10 लिख सकता हूँ, और इस पॉइंट को हटा करके भी यहाँ पे अपन 10 लिख सकते हैं। अरे सॉल्व कर सकते हैं, मैथमेटिक्स से हलवा सा है ना, ये तो मतलब कोई भी कर सकता है। ये ऐसी मैथमेटिक्स तो आपको आनी चाहिए। चलिए इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा बेटा, है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ से 10 से 10 ये मर गया। ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? R स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया। ऐसा करो, इसको कैंसिल कर दो तो 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। R स्क्वायर को इधर भेज दो तो R स्क्वायर इक्वल टू बेटा क्या मिलेगा? 9 × 10⁹ इंटू 4 × 10⁻⁻6 इंटू 4 × 10⁻⁻6। ठीक है, ये हो गया। और नीचे कितना है बेटा? 10 दिया हुआ है। ऐसा करो, ये एक इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। आपको क्या करना है? R स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसा हम लिख सकते हैं, देखो 9 है, यहाँ पे 4 है, 9 संग 36, और यहाँ पे कितना हो गया? 144 हो गया। इंटू 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 देखो 8 हो गया, यहाँ पे -6 -12 हो गया, और यहाँ पे है यानी कि माइनस का 4 हो गया। तो यहाँ से R इज इक्वल टू बेटा क्या निकल के आएगा? अरे इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। वर्गमूल लेंगे तो बेटा इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर निकल के, अरे 144 का वर्गमूल 12 होता है, और इसका मान कितना हो जाएगा? 10⁻⁻2 यानी कि अपन लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर। और ये बेटा आंसर निकल के आ गया। क्लियर है? बहुत सिंपल सा फर्जी सवाल। ठीक है, ये कौन सा सवाल है बेटा? फर्जी सवाल। ठीक है। हाँ, इसने बोला है कि दो आवेशों के मध्य विद्युत बल परिमाण में, अच्छा इसने दूसरे, इसके 2 पार्ट है। पहला सवाल हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी 2 पार्ट है। दूसरा सवाल है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। इसने बोला है कि इस गोले की वजह से इस गोले पर बल 0.2 न्यूटन है, तो ये बोलता है कि इस गोले की वजह से इस गोले पर फोर्स कितना है, ये आपको निकालना है, यानी कि इस डायरेक्शन में। अरे जब मैंने आपको जो वीडियो, हमारे जो पीछे जो यूट्यूब के अंदर मैंने सारी जितनी भी थ्योरी पढ़ाई है, उसके अंदर शायद वीडियो का जो लेक्चर नंबर शायद 3 या 4 है, उसके अंदर मैंने पढ़ाया है कूलम्ब बल का सदिश निरूपण। वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट भी मैंने लिखवाया। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वहाँ पे जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, और आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा कि कूलम्ब बल होता है वो न्यूटन की गति के तीसरे नियम का पालन करता है। मतलब क्या हुआ? 2 आवेश हैं, एक आवेश के कारण दूसरे आवेश पर बल यदि F लगता है तो दूसरे के कारण पहले आवेश पर भी बल F ही लगेगा। क्लियर है? दोनों आवेशों के कारण एक दूसरे पर लगने वाला बल परिमाण में समान होता है और दिशा में विपरीत होता है। यही कूलम्ब का हमने सदिश निरूपण के अंदर पढ़ा था, और वहाँ से हमने लिखा भी था कि यह न्यूटन की गति के तीसरे नियम का पालन करता है। यदि मैं कहता हूं कि इसकी वजह से इस पर यदि फोर्स 0.2 न्यूटन का आएगा, तो इसकी वजह से भी इस पर जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा? 0.2 न्यूटन का ही बेटा आने वाला है। यानी कि यहाँ से सेकंड का यदि आपको पूछा जाए तो आप बोलोगे 0.2 न्यूटन। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। बेटा फटाफट से कॉपी में लिख दो, और क्वेश्चन नंबर 3 को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लिख दिया गया बेटा? अरे लिख दिया गया? रब कर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3,
बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है वो दिया गया है, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि, इसने लिखा है कि एक भौतिक राशि दी है के ई स्क्वायर अपॉन में जी एम ई एम पी, यह एक विमाहीन राशि है। यह आपको यह सिद्ध करना है, यह एक विमाहीन राशि है, यह आपको प्रूव करना है, यह एक विमाहीन राशि है, यह आपको प्रूव करना है। ठीक है, और साथ में बेटा इसने लिखा भी है, साथ में इसमें लिखा हुआ भी है कि अच्छा इसका मान भी निकालना कि ये अनुपात क्या बताता है, इसकी वैल्यू कितनी है। 2 सवाल दिए हुए हैं, इसका मान भी निकालिए, इसका मान भी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है बेटा, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे के ई स्क्वायर अपॉन में जेड एम ई अपॉन में एम पी आता कहाँ से, पहले इसको सीखते हैं। जैसे हमारे पास में एक कण है, प्रोटॉन है, एक हमारे पास में है क्या है, प्रोटॉन है, और एक हमारे पास में है इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है बेटा, प्लस आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, माइनस आवेश होता है। अब प्रोटॉन है तो इसका कोई ना कोई द्रव्यमान भी होगा mp, और इसका कोई ना कोई द्रव्यमान होगा जिसको हम लिख लेते हैं me से लिख लेते हैं। अब यहां पर 2 कण दिए गए हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r है बेटा। कितनी डिस्टेंस है, r है। तो इसने बोला है कि यदि मैं यहां पर ज्ञात करने जाऊं कि इनके, देखिए 2 यहां पर कण दिए गए हैं, दोनों कणों का द्रव्यमान है, तो डेफिनेटली है कि जहां कहीं पे भी द्रव्यमान आता है, 2 द्रव्यमानों के बीच में एक फोर्स निकल के आता है, और उस फोर्स को बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो बेटा हम यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल निकालने वाले हैं। क्लियर है, एक तो ये हो गया। चूंकि यहाँ पर जो कण है उनके ऊपर आवेश भी है, मतलब यहाँ पर एक विद्युत बल भी कार्य करेगा, और उस विद्युत बल को भी हम यहाँ पे ज्ञात करने वाले हैं। तो पहले हम ज्ञात करेंगे विद्युत बल को, देख लेंगे कितना निकल के आता है, फिर हम ज्ञात कर लेंगे कि उनके बीच में विद्युत बल कितना निकल के आता है, उनको ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये सवाल वैसे पढ़ने में आपको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है ये। ठीक है, देखिए तो अपन लिखेंगे विद्युत बल। विद्युत बल का मतलब बेटा क्या हुआ, विद्युत बल का मतलब हुआ बेटा हम कूलम बल की बात करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कूलम बल कितना लगता है 2 आवेशों के बीच में, सिंपल, क्या F यानी फोर्स, इलेक्ट्रिक यानी विद्युत बल की बात कर रहे हैं। क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर के लिख दिया। अरे आवेश कितना है बेटा, इस पर आवेश कितना होता है प्रोटॉन पे, मैं मान लेता हूँ Q1 है, और इस पे जो आवेश है इलेक्ट्रॉन पे वो Q2 है, लेकिन इस आवेश की वैल्यू कितनी होती है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि प्रोटॉन पे जो आवेश होता है बेटा वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये दोनों आवेश परिमाण में बराबर होते हैं और प्रकृति में विपरीत होते हैं। ये धनावेश होता है और ये ऋणावेश होता है, लेकिन हम परिमाण ज्ञात कर रहे हैं बल का, तो हम क्या लेंगे, दोनों वैल्यू को पॉजिटिव लिखेंगे। यानी कि इस पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹, और इस पर भी होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹, जिसे अपन किससे लिखते हैं, ई से लिखते हैं। अरे आवेश के क्वांटा को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वीडियो की लिंक दे रखी है, वहाँ पे जाकर के आवेश की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है वो सारी मैंने पढ़ाई है, और वहाँ पे एक प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी आवेश का क्वांटा, और वहाँ पे मैंने इसको ई से लिखवाया भी था। यदि वीडियो को नहीं देखा वहाँ पे जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप मेंटोर मंगल करके आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च करोगे और यहाँ पे लेक्चर नंबर 4 या 5 ऐसा कुछ है, वहाँ पे जाकर के इसको देख सकते हैं। ठीक है, आवेश कितना ई, इस पर भी आवेश कितना ई और ई का गुणा करेंगे तो क्या आएगा ई स्क्वायर, अपन में डिस्टेंस कितनी आर, तो अपन लिखेंगे आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 हुआ कि नहीं। ठीक है, ये तो हो गया विद्युत बल। हम निकालेंगे गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल। दोनों कणों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल बेटा कितना निकल के आएगा वो हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे, और वो लिखेंगे F। ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हैं तो हम लिखेंगे G से। फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला बेटा होता है क्या होता है, G m1 m2 अपॉन में R स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे G m1 m2 अपॉन में डिस्टेंस कितनी है R है, तो R स्क्वायर लिखेंगे। बेटा यहाँ पर m1 का मतलब इसका द्रव्यमान क्या है, mp है, और इसका द्रव्यमान बेटा क्या है, me है, तो me से लिखेंगे।
हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 का भाग देते हैं। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, 1 का भाग देने पर क्या बेटा निकल के आएगा, तो अपन लिखेंगे एफ ई अपॉन में एम एफ जी, सॉरी, ठीक है। तो के ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा जी एम पी एम ई अपॉन में आर स्क्वायर। अरे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मर गया, ठीक है। क्या करूं, मैं मर जाऊं, ठीक है। सर आप भी है ना, मतलब कुछ भी बोलते रहते हो। अरे भाई ये बहुत वायरल हुआ था, है ना। क्या से आएगा यहाँ से बेटा, के स्क्वायर अपॉन में जी एम पी एम ई, ये बेटा निकल के आया। के ई स्क्वायर अपॉन में जेड जी एम पी अपॉन एम पी एम ई, और यही पूछा गया है कि ये एक विमाहीन राशि आपको प्रूव करना है, तो यहां से अपन प्रूव कर सकते हैं। अरे इसका मतलब एफ ई अपॉन में एफ जी, ये भी एक फोर्स है, ये भी एक फोर्स है। फोर्स की विमा यहाँ पर जो आएगी वो फोर्स की विमा यहाँ पर भी आएगी। अरे फोर्स की विमा क्या होती है, फोर्स भले कोई भी हो, विमा सेम आएगी, भले गुरुत्वीय फोर्स हो, चुंबकीय बल हो, नाभिकीय बल हो, कोई भी बल हो, बल की सभी बलों की विमा एक जैसी होती है। यानी कि जो विमा यहाँ पर होगी वही विमा यहाँ पर होगी। एक सेम विमा होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और एक जो राशि मिलेगी ये वाली कैसी मिलेगी, एक विमाहीन भौतिक राशि प्राप्त होगी। क्लियर है। तो ये था इसका पार्ट नंबर 1, और दूसरा लिखा है कि इसका आपको मान भी ज्ञात करना है। इसने पूछा है कि इसका आपको मान भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका अपन मान भी ज्ञात करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसे रब कर दो बेटा, ठीक है। इसका अपन मान भी ज्ञात करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी। हाँ, सेकेंड पोर्शन क्वेश्चन नंबर 3 का इसने बोला है कि के ई स्क्वायर अपॉन में जेड एम पी एम ई का वैल्यू कितना होगा। अरे बेटा के की वैल्यू कितनी, गली गली में बच्चा कर रहा है ये तो, है ना। 9 गुणा 10 की घात 9। अरे ये की वैल्यू बेटा कितनी, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। जेड की वैल्यू होती है बेटा 6.67 इंटू 10 की पावर -11। एमपी यानी प्रोटॉन का मास होता है बेटा 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बेटा, वो सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तो ही आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। और इसको बेटा सॉल्व करना है आपको, तो सॉल्व करेंगे इसको, तो आंसर यहाँ से बेटा जो निकल के आएगा, आप इसका कैलकुलेटर की सहायता से भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा बेटा, वो आएगा 2.29 इंटू 10 की पावर 39। इतना आंसर निकल के आता है। क्लियर है। तो ये आप कैलकुलेशन करना, सारी कैलकुलेशन में क्लास में तो करवाऊंगा नहीं, टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो बेटा दिया गया है, वो दिया गया है यहाँ पे, किसी वस्तु का विद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस कथन से क्या तात्पर्य है। बेटा कि कोई भी आवेश होता है, कोई भी आवेश होता है वो क्वांटा की फॉर्म में होता है। और ये मैंने आपको अच्छे से वीडियोस के अंदर लेक्चर नंबर 2 के अंदर और भी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया। तो आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च करोगे मेंटोर मंगल चैप्टर नंबर 1 12th फिजिक्स और लेक्चर नंबर 2, तो वहां पे जाकर के आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, तो आपको ये समझ में भी आ जाएगा। ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है इसी का 4 का दूसरा सवाल दिया हुआ, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेशों का व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। हाँ, जब हम बड़े पैमाने पर हम आवेश लेते हैं तो जो आवेश का क्वांटा होता है उसको हम उपेक्षा कर सकते हैं। वैसे जनरली क्या होता है कि आवेश होता है वो एक क्वांटा के फॉर्म में होता है, कि आवेश होता है 1 पैकेट 2 पैकेट 3 पैकेट 4 पैकेट के रूप में जाता है। लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने मान लिया कि कोई आवेश है वो 1 माइक्रोकुलाम है। कितना है? 1 माइक्रोकुलाम। एक बड़ा आवेश है, बहुत बड़ा आवेश है 1 माइक्रोकुलाम। इसके अंदर यदि आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने जाओगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी निकल के आएगी, तो 1 माइक्रोकुलाम का मतलब 10 की घात -6। इसके अंदर 1.6 इंटू 10 की पावर 19 का भाग दो, इसको सॉल्व करो तो आंसर निकल के आया बेटा ये 10 की घात 19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -19 होता है ना। 1.6 इंटू 10 के ऊपर -19 ऊपर जाएगा तो +19, यानी कि 30 निकल के आ जाएगा। और अपॉन में 1.6 यानी कि इसको सॉल्व करोगे यानी कि 100 के आसपास इंटू 10 की पावर 11 यानी कि 1.6, यहाँ से 16 16 9
4 100 दूनी 32 यानी कि 855 यानी कि इतना सारा आवेश होता है जिसे अपन क्या मान सकते हैं, एक कंटिन्यूसली आवेश मान सकते हैं। बहुत सारा आवेश, अरे बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे पास पास में, है ना, जिसे अपन एक सतत रूप से मान सकते हैं। यानी कि यहाँ पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम एक आवेश को एक क्वांटा के रूप में माने, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बड़े पैमाने पर यदि आवेश लेंगे, यदि छोटे पैमाने पर आवेश ले तो फिर आपको क्वांटा की फॉर्म में ही मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था 4th क्वेश्चन। उसके बाद में अगला बेटा जो 5th नंबर है उसको अपन करते हैं ना। 5 क्वेश्चन दे रखा है बेटा, वो दिया हुआ है कि जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं, जैसे ये हमारे पास में रेशम का कपड़ा है, ठीक है, ये कोई रेशम का कपड़ा है, ऐसा ये रेशम का शेल की है, ठीक है, रेशम का कपड़ा। ठीक है, कांच की छड़ को हमने रगड़ा, यहां पे कांच की छड़ लेके आ रहे हैं और इससे रगड़ रहे हैं अपन। ये है कांच की छड़, कांच की छड़। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की प्रकटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण के नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह किस प्रकार से आवेश का संरक्षण इसके अंदर हम समझा सकते हैं, ये हमारे को क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। देखिए बेटा क्या होगा कि जब आप इस कांच की छड़ को इस रेशम के कपड़े से रगड़ोगे तो ये जो कांच की छड़ होती है, ठीक है बेटा, कांच की छड़ होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पर आ जाते हैं, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अरे कांच की छड़ बेटा कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव। और रेशम का कपड़ा कैसा हो जाएगा बेटा, रेशम का कपड़ा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अरे होगा कि नहीं बेटा, अरे होना ही है। इलेक्ट्रॉन जितना निकलेगा तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो धनावेशित होती है और जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आता है वो ऋणावेशित होती है। क्लियर है, क्यों होता है ऐसा, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की वजह से। क्लियर है। अब मैं कह रहा हूं कि जितना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और इस पूरे सिस्टम की बात करें, ये हमारे पास में बेटा एक पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम की बात करेंगे कि टोटल चार्ज कितना है, तो अपन बोलेंगे Q इज इक्वल टू 0। Q नेट कितना है बेटा, 0। और यहाँ पर भी पूछा जाए तो Q नेट कितना है, अरे यहाँ पे तो कोई चार्ज था ही नहीं, तो अपन बोलेंगे Q नेट कितना है बेटा, 0। और यहाँ पर भी Q नेट क्या है, 0 है। मतलब इस पूरे सिस्टम को घर्षण करवाने से पहले यदि हम बात करेंगे तो टोटल आवेश 0 है, और घर्षण करवाने के बाद में पूछा जाए तो भी टोटल आवेश क्या है, 0 है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। हाँ, यदि एक इंडिविजुअल इस बॉडी की बात करें तो अलग अलग आवेश होगा, लेकिन पूरे सिस्टम की बात करें तो आवेश क्या रहेगा, वापस से 0 रहेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर आवेश संरक्षित रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। बेटा लिख दिया गया कॉपी में, अरे लिख दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 4 बिंदु आवेश। तो पहले तो बेटा इसको लिखो कि जो जो दिए हुए हैं, बिंदु आवेश दिया हुआ है QA 2 माइक्रोकूलम, पहले लिख दो 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। QB दिया हुआ है बेटा, वो दिया हुआ है -5 माइक्रोकूलम। QC दिया हुआ है, वो बेटा दिया हुआ है +2 माइक्रोकूलम। QD दिया हुआ है बेटा, वो दिया हुआ है -5 माइक्रोकूलम। क्लियर है। और इसने बोला है कि ये सभी 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर स्थित हैं। तो पहले आप एक वर्ग बना दो यहाँ पे ABCD का, इसकी भुजा कितनी है बेटा, 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पर स्थित है। ये मान लिया A पॉइंट है, ये मान लिया B पॉइंट है, ये मान लिया C पॉइंट है, और ये मैंने मान लिया D पॉइंट है। इसने बोला है कि वर्ग के केंद्र पर रखें। यहाँ पर एक सेंटर पे एक आवेश रखा गया है 1 माइक्रोकूलम का। इस पर लगने वाला बल कितना होगा, ये बेटा पूछा गया है। अरे बड़ा फर्जी सवाल है ना, हल्का सा सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, गली गली में बच्चा कर रहा है इसको, है ना, अपन भी करते हैं इसको। और जब गली गली में बच्चा कर सकता है तो हम क्या उस बच्चे से कम है क्या, है ना, हम तो कर ही लेंगे इसको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको ना सॉल्यूशन करके। अरे यहाँ पे दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम,
बी पर दिया हुआ -5 माइक्रोकुलाम, सी पर दिया हुआ है +2 माइक्रोकुलाम। देखो बेटा ये सवाल बहुत सिंपल है। इसने पूछा गया है कि यहाँ पे 4 आवेश इस तरीके से रखे गए हैं और इसने पूछा कि इस पे नेट फोर्स कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो देखिए इस पूरे सिस्टम के अंदर कुल कितने आवेश है, 5 आवेश है, 1 2 3 4 और ये 5। इसने पूछा कि इस पर आवेश कितना होगा। तो हमने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा हुआ है कि इस आवेश पर शेष सभी आवेशों के कारण बल लगेगा। अरे ये वाला आवेश भी इस पर बल लगाएगा, ये भी बल लगाएगा, ये वाला भी बल लगाएगा और ये वाला भी बल लगाएगा। ठीक है, तो पहले हम इसकी वजह से इस पर बल ज्ञात करते हैं। 1 माइक्रोकुलम कैसे लगेगा, देखो बल कैसे निकालते हैं अपन दोनों को मिला दो, दोनों पॉइंटों को मिलाओ। चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव की वजह से जो बल लगता है वो प्रतिकर्षण बल लगता है। और वो कैसे, उसे दूर धकेलेगा ऐसे। अरे ऐसे दूर धकेलेगा ना बेटा, अरे ऐसे दूर धकेलेगा, सीधे से मतलब है ना। नेगेटिव होता तो अंदर की ओर खींचता। तो हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि विद्युत बल की जो दिशा होती है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश मिलती है। और धनावेश होगा, दोनों यदि समान प्रकृति के होंगे तो दिशा बाहर की ओर मिलेगी, और यदि दोनों अलग अलग प्रकृति के होंगे यानी कि प्लस होगा एक माइनस होगा तो अंदर की ओर मिलेगी। चूंकि ये दोनों प्लस है यानी कि बाहर की ओर ऐसी दिशा मिलेगी। मान लेते हैं ये फोर्स कितना है, F1 है। अरे ये वाला भी तो इस पर फोर्स लगाएगा। अरे ये कैसे फोर्स लगाएगा बेटा, ऐसे लगाएगा ना। मान लेते हैं कि ये F2 है। चूंकि ये वाला डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी बेटा कितनी होगी, x ही होगी। अब ये F1 और F2 दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी 2 माइक्रोकुलाम का है, ये भी 2 माइक्रोकुलाम का है। इसकी वजह से ये डिस्टेंस भी x है, इसके कारण यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो भी x है। जितना ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा उतना ही ये आवेश पर भी, ये वाला आवेश भी उस पर इतना ही बल लगाएगा। यानी कि F1 और F2 बेटा क्या होंगे, बराबर होंगे। कितना होगा, निकाल सकते हैं कि ये आवेश कितना है 2 माइक्रोकुलाम, ये आवेश कितना है 1 माइक्रोकुलाम, अपन में डिस्टेंस कितनी है x²। अरे दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन दिशा में विपरीत होने की वजह से दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्लियर है? ठीक है। अब ये वाला आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा। ये कैसा आवेश, माइनस, ये कैसा आवेश, प्लस। हमें पता है कि जो बल आएगा वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश मिलेगा। ये 1 माइक्रोकुलाम प्लस का है। तो ऐसा करो, पहले तो दोनों आवेशों को मिला दो। मैंने दोनों आवेशों को मिला दिया। फिर क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे ये वाला माइनस का है, इस प्लस को अपनी ओर खींचेगा। यानी कि दिशा दो ही मिल सकते हैं, या तो बाहर की ओर मिलेगी या फिर अंदर की ओर मिलेगी। चूंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव की वजह से अंदर की ओर दिशा मिलेगी। अरे अंदर की ओर मतलब ऐसे मिलेगी। मान लिया कि ये फोर्स F3 है। क्लियर है? अरे भाई साहब ये भी तो है यहाँ पे। अरे ये वाला भी तो फोर्स लगाएगा। अरे ये वाला कैसे खींचेगा, इसको इधर खींचेगा। अरे माइनस है, ये प्लस है, यानी कि ऐसे फोर्स लगाएगा। चूंकि F3 मान लिया कि ये F4 है, यहाँ पे F3 और F4 दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि इसका मान भी -5, इसका मान भी -5। ये दूरी x होगी तो ये दूरी भी x होगी। यानी कि F3 और F4 दोनों बराबर हैं। कितने होंगे k, ये आवेश कितना 5 माइक्रोकुलाम, ये आवेश कितना 1 माइक्रोकुलाम। अपन में डिस्टेंस कितनी यहाँ से यहाँ तक x²। अरे ये दोनों फोर्स बराबर है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो F नेट बेटा कितना निकल के आएगा, तो अपन लिखेंगे F नेट जो बेटा निकल के आएगा वो 0 आएगा। यानी कि 1 माइक्रोकुलाम आवेश पर कोई बल नहीं लगेगा। आंसर निकल के आ जाएगा बेटा 0। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, रब कर दे इसे। अगला सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो बेटा दिया हुआ है वो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। स्थिर विद्युत रेखा। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर 2 सवाल दिए गए हैं बेटा, वो दिया हुआ है पहला और दूसरा। पहला सवाल दिया हुआ है स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती है, क्यों? इसका आपको रीजन देना है। अरे मैंने जब आपको विद्युत बल रेखाएं पढ़ाया था, लेक्चर नंबर शायद 4 या 5 होगा, वहां पे जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। वहां पे मैंने सारी प्रॉपर्टीज विद्युत बल रेखा की होती है वो सारी मैंने डिस्कस करी थी। वहां पे एक पॉइंट मैंने ये भी लिखवाया था कि विद्युत बल रेखा होती है वो एकाएक नहीं टूटती है, मतलब अचानक से नहीं टूटती है। इसका रीजन क्या होता है? यदि विद्युत बल रेखा एकाएक, जैसे कोई विद्युत बल रेखा है ये ऐसे चल रही है और यहाँ पे टूट गई और फिर वापस यहाँ पर आ गई, इसका मतलब यहाँ बीच में टूट रही है, मतलब बीच में कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है।
अरे कोई भी विद्युत बल रेखा होगी वो तो सतत होगी ना, बीच में कैसे टूट सकती है? ऐसे जंप मार के यहाँ पे तो कोई आवेश आ नहीं सकता, ठीक है ना, बीच में भी होगी। यानी कि आप यहाँ पर कोई विद्युत बल रेखा की दिशा खींचने जाओगे, क्या कोई स्पर्श रेखा मिलेगी क्या? अरे जब स्पर्श रेखा की दिशा नहीं मिलेगी तो वहां पे विद्युत क्षेत्र भी नहीं मिलेगा, यानी कि ऐसा कभी भी संभव नहीं है। विद्युत बल रेखा होगी तो वो हमेशा एक सतत होगी, कंटिन्यूसली होगी, कभी भी बीच में से नहीं टूट सकती। यदि टूटती है तो वहां पे विद्युत क्षेत्र 0 होगा, जो कि संभव नहीं है। दूसरा सवाल है बेटा, लिखा हुआ है कि स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन नहीं करती है। दो विद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। जैसे एक बल रेखा ये है, एक बल रेखा ये है, क्या ये दोनों एक दूसरे को काट सकते हैं क्या? अरे नेवर पॉसिबल, कभी संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां पर ये कटेगी वहां पर यदि मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा तो दो स्पर्श रेखा मिलेगी, एक तो इसकी स्पर्श रेखा मिलेगी और एक इसकी स्पर्श रेखा मिलेगी। इसकी स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये मिलेगी, इसकी स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये मिलेगी। और किसी भी बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की जो दिशा होती है वो उस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। मतलब यहाँ पे विद्युत बल रेखा यानी कि स्पर्श रेखा की दो दिशाएं मिल रही है एक ही पॉइंट पर, मतलब वहां पे विद्युत क्षेत्र दो टाइप के हैं। क्या एक ही पॉइंट पर दो प्रकार के विद्युत क्षेत्र हो सकते हैं क्या? अरे नहीं हो सकते। हाँ, दोनों का रिजल्ट हो सकता है, लेकिन एक पॉइंट पर दो विद्युत क्षेत्र एक साथ में नहीं हो सकते, जो कि संभव नहीं है। क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। इसे रब कर दो बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया हुआ है बेटा, वो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं अपन। दो बिंदु आवेश दिए हुए हैं, QA 3 माइक्रोकूलम का एक आवेश दिया हुआ है, QA इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम। एक दिया हुआ है QB इज इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम। दूसरा ये दिया हुआ है बेटा, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है R इज इक्वल टू वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो इसने पहला सवाल, इसके अंदर भी दो सवाल बेटा दिया हुआ है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु, यानी कि इन दोनों को अपन ऐसा करते हैं, QA को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, QB को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये होगी R, और R का मध्य बिंदु दिया हुआ है यहाँ पे ये O। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र कितना होगा। अरे यहाँ पे बेटा दिया हुआ है 3 माइक्रोकूलम, यहाँ पे बेटा दिया हुआ है -3 माइक्रोकूलम, और इसने पूछा ये डिस्टेंस दी हुई है 20 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा 10 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो फिर इसने पूछा है कि O बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये हमारे को ज्ञात करना। चलो ज्ञात करते हैं। बड़ा हलवा सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, इस पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस आवेश का भी होगा और इस आवेश का भी होगा। क्लियर है? इस आवेश की वजह से यहां पे जो विद्युत क्षेत्र होगा उसका फॉर्मूला होता है, कोई भी बिंदु आवेश यदि Q आवेश दिया गया है और R दूरी पर यदि विद्युत क्षेत्र पूछा जाता है तो फॉर्मूला होता है KQ/R²। यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो अपन लिखेंगे, मान लेते हैं कि A आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र आ रहा है वो EAR, तो लिखेंगे K आवेश कितना है Q मान लेता हूं, अपॉन में डिस्टेंस कितनी है R²। इसी फॉर्मूले को काम में लेंगे तो लिखूंगा K की वैल्यू बेटा कितनी है 9 × 10⁹ होती है, याद होना चाहिए। Q का मान कितना है 3 माइक्रोकूलम, माइक्रो को लिखेंगे 10⁻⁶, अपॉन में R कितना बेटा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 0.1 मीटर लिखेंगे। अरे 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो क्या लिखते हैं 0.1 मीटर, इसका स्क्वायर करना है तो लिखेंगे 0.1 × 0.1। इसको सॉल्व करो तो आंसर निकल के आएगा 9 × 27 इंटू, अरे 1 पॉइंट को हटाएंगे 1/10, पॉइंट को हटाएंगे 1/10, नीचे 10 और 10 100 हो जाएगा, 100 ऊपर जाएगा, यानी कि 10⁻2, 10⁻2 और 10⁻9 10⁻11 हो गया, 10⁻11 और यहाँ पे 10⁻6 है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, ये आंसर आ गया। क्लियर है? ठीक है, ये इतना फोर्स निकल के आएगा, EA इज इक्वल टू ये निकल के आया। अब बेटा क्या करना है, इसके डायरेक्शन को सीखेंगे अपन। डायरेक्शन कौन सी आएगी, चूंकि ये पॉजिटिव आवेश है और पॉजिटिव आवेश की वजह से बेटा हमेशा ध्यान रखना
जो दिशा मिलेगी, आप क्या करना कि जिस भी पॉइंट पर पूछा गया विद्युत क्षेत्र, उस पॉइंट को और उस आवेश को मिलाने वाली एक रेखा खींचिए। धन आवेश है तो उस रेखा पर दिशा बाहर आएगी, और ऋणावेश होगा तो उस रेखा पर दिशा अंदर आएगी। चूंकि यहाँ पर ये धन आवेश है, इसकी वजह से यहाँ पे ज्ञात करना है, तो दोनों को मिलाओ, दोनों को मिलाने वाली रेखा बेटा यही मिलेगी। ठीक है, अब दिशा यहाँ तो अंदर हो सकती है इधर, या फिर इधर हो सकती है। चूंकि धनावेश है तो दिशा बाहर की ओर यानी कि ऐसे होगी। ये आ गया बेटा ये। क्लियर है? ठीक है, अब हम निकालेंगे इस आवेश का भी, तो यहाँ पे कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र होगा, इसको भी ज्ञात करते हैं। तो अपन लिखेंगे EB इज इक्वल, अरे फॉर्मूला यही अप्लाई करना है, K की ओपन में R स्क्वायर। K की वैल्यू बेटा कितनी होती है? 9 गुणा 10 की घात 9। क्यों कितना? अरे हम केवल परिमाण ज्ञात कर रहे हैं, तो आवेश का भी क्या लेंगे? केवल परिमाण लेंगे, यानी कि 3 × 10 की घात -6 अपॉन में R का स्क्वायर यानी कि 0.1 × 0.1। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आंसर सेम निकल के आएगा 27 × 10 की घात 5। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या आएगी? तो मैंने बताया है कि जिस आवेश की वजह से जिस पॉइंट पर पूछा गया है, दोनों को मिलाओ। दोनों को मैंने मिला दिया, ये मिला दिया, ये रेखा मिलेगी। इस रेखा पर दिशा आएगी, प्लस आवेश होता है तो दिशा बाहर ऐसे होगी, क्योंकि ये माइनस है तो दिशा अंदर ऐसे आएगी, यानी कि दिशा ये आएगी। EB की डायरेक्शन भी यही निकल के आएगी, यानी कि EA का मान और EB का मान, दोनों का मान समान दिशा में होगा। तो नेट यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र कितना आएगा बेटा, वो निकल के आएगा E नेट इज इक्वल टू, वो आएगा EA प्लस EB, और ये का मान कितना है? 27 × 10 की घात 5, और ये भी बेटा कितना है? 27 × 10 की घात 5। अरे 27 और 27 कितना हो गया? 54 × 10 की घात 5 न्यूटन। इतना फोर्स निकल के आ जाएगा। ये बेटा हो गया क्वेश्चन नंबर 8वां। क्लियर है? बड़ा सिंपल सा सवाल था, फर्जी सवाल था। ठीक है, इसने एक और भी पूछा है इसके अंदर, वो पूछा है यदि 1.5 × 10 की घात -3 कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक आवेश, परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा? अरे किसी आवेश Q को यहाँ पे रखा गया है, इस पॉइंट पर, यहाँ पे किसी आवेश को मैंने रख दिया, और वो ऋणात्मक आवेश है बेटा। कितना है? ऋणात्मक आवेश है। तो इसने बोला कि इस पर कितना फोर्स लगेगा। अरे भाई ये सवाल तो बड़ा सिंपल है ना, इसको सॉल्व करते हैं अपन। देखिए, किसी भी Q आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र E में रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स आता है F = QE। यदि धन आवेश को रखते हैं तो बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में मिलता है, और यदि हम ऋणावेश को रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल मिलता है। क्लियर है? यहाँ पे हमने ऋणावेश रखा है तो फोर्स का, पहले तो फोर्स का फॉर्मूला होना चाहिए Q F = QE। अरे Q हमने कितना रखा है? 1.5 × 10⁻³ E का मतलब जहां पे रखा गया है आवेश, वहां पे विद्युत क्षेत्र कितना है, और इसने बोला है कि आवेश को मध्य बिंदु पर रखा गया है, और मध्य बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र है वो अभी हमने ज्ञात किया है। कितना निकल गया था बेटा? 56 × 10 की घात 5। बस सॉल्व कीजिए। तो ये बेटा कितना निकल के आ जाएगा? 54 का मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, तो 27 दिया 54 और 27 कितना हुआ? 81 × 10⁻²। ये बेटा फोर्स निकल के आ गया। क्लियर है? बड़ा सिंपल सवाल था, है ना? तो ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है बेटा, बड़ा सिंपल है, ये भी रब कर दो बेटा इसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अपन। किसी निकाय में दो आवेश QA बराबर 2.5 × 10 की घात -1 दिया गया। आवेश QA = 2.5 × 10⁻⁻7 कूलाम। एक आवेश दिया गया है QB = वो बेटा दिया गया है -2.5 × 10⁻⁻7 कूलाम। दो बिंदु आवेश, अच्छा इनके पॉइंट भी दे रखे। पहले ऐसा करते हैं, ये जो दिया गया है, ये दिया गया है 0,0, -15 सेंटीमीटर पे, और ये दिया गया है बेटा 0,0, +15 सेंटीमीटर पे। निकाय का कुल आवेश निकालिए, कुल आवेश ज्ञात करना है, और दूसरा पूछा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। दो सवाल पूछे गए इसके अंदर।
दोनों करते हैं अपन, ठीक है। हाँ, तो बेटा पहले तो इसका अपन निर्देश तंत्र बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये वाला z अक्ष है, ये वाला मैं मान लेता हूं x अक्ष है, कैसे भी मान सकते हो, और मान लिया कि ये वाला y अक्ष है, ये हो जाएगा माइनस z अक्ष, ठीक है। और ये वाला हो गया हमारे पास में y अक्ष। अरे बेटा इसने जो पॉइंट दिया गया 0, 0, -15, x का मान भी 0, y का मान भी 0 और z का मान -15, z का मान -15 बेटा किधर होगा, इधर होगा ना, 0, 0, -15। और एक आवेश दिया गया, ये वाला कहाँ दिया गया, यहां पर दिया गया 0, 0, +15 पे दिया हुआ है, ठीक है। अरे z की वैल्यू +15 है ना, यहाँ पे z की वैल्यू -15, तो मैंने +z पे बना दिया, इसको -z पे बना दिया। यहाँ पर आवेश रखा गया है QA और यहाँ पे आवेश रखा गया है QB। अरे दोनों आवेशों का परिमाण बराबर है कि नहीं, अरे परिमाण बराबर है, प्रकृति विपरीत है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये है 2.5 × 10⁻⁻7 और ये है माइनस का 2.5 × 10⁻⁻7 कूलम। तो इसने पूछा है कि कुल आवेश कितना होगा, अरे नेट कितना होगा, क्यू नेट। ये तो बड़ा फर्जी सवाल है, ये तो 5वीं क्लास का बच्चा भी कर सकता है, गली गली में बच्चा कर रहा है। अरे दोनों को जोड़ना है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, 0 मिलेगा ना, क्लियर है। तो यहां से क्यू नेट तो 0 मिलेगा। दूसरा पूछा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, ये हमारे को निकालना पड़ेगा। अरे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, वो होता है 2AQ, होता है कि नहीं, अरे होता है कि नहीं, अरे बोलो ना यस और नो, ठीक है। P = 2A का मान, 2A क्या होता है, दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस होती है। अरे जब द्विध्रुव आघूर्ण दिया गया है +Q और -Q, इनके बीच की डिस्टेंस 2A है, उनका आवेश Q है, तो फॉर्मूला ये 2AQ होता है कि नहीं। यदि आपने नहीं देखा हुआ तो वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। 2A यानी कि दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस। अरे दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, अरे 15 सेंटीमीटर ये और 15 सेंटीमीटर ये, यानी कि कितना हुआ 30 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे 30 सेंटीमीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻2 लिखेंगे। आवेश कितना है, अरे आवेश का परिमाण लिखते हैं, यहां से लिखो या यहां से लिखो, दोनों आवेशों का परिमाण बराबर है, प्रकृति अलग अलग है। आवेश का परिमाण लिखना है 2.5 × 10⁻⁻7, यहां से लिखो भले यहां से लिखो, दोनों बराबर है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव है बेटा। 25 का गुणा इसे 30 से करेंगे 2.5 का, तो यहां से बेटा निकल के आएगा 75 और यहां से आ जाएगा 10⁻⁻2 और 10⁻⁻7 यानी कि 10⁻⁹ कूलम इंटू मीटर। ये आंसर बेटा निकल के आ जाएगा। बड़ा सिंपल सवाल था, फर्जी सवाल था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं अपन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 बेटा जो दिया हुआ है इसको रब कर दो बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अरे द्विध्रुव आघूर्ण दिया गया है, इसने लिखा है कि 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का एक विद्युत द्विध्रुव है, उसको किसी विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, विद्युत क्षेत्र का मान दिया गया है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री पर रखा गया है, थीटा बराबर 30 डिग्री पर रखा गया है। द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। आपको बेटा निकालना है बल आघूर्ण, यानी कि टो की वैल्यू निकालने है कि टो की वैल्यू कितनी निकल के आएगी। अरे भाई बड़ा फर्जी सवाल, इससे कोई फर्जी सवाल नहीं हो सकता, करते हैं। अरे टो का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, P sin थीटा। P का मान दिया गया है 4 × 10⁻⁹, E का मान दिया गया है 5 × 10⁴ sin थीटा, sin 30 दिया गया है बेटा, कितना दिया गया sin 30 बेटा कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 पंचे 10, अरे 10 की घात -9 और 10 की घात 4 कितना हुआ 10 की घात -5 और ये 10 की घात +1 है, ये 10 की घात -5 है, यानी कि 10 की घात कितना बेटा निकल के आ जाएगा -4 निकल के आ जाएगा, और यही बेटा हमारा आंसर होगा। तो इज इक्वल टू ये निकल के आएगा। क्लियर है, बड़ा सिंपल सवाल था। यदि इसका मात्रक लिखे तो बेटा मात्रक क्या निकल के आएगा, इसका जो मात्रक निकल के आएगा वो आएगा न्यूटन इंटू मीटर।
ठीक है, तो बच्चों आज के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किया। इसका एक्सरसाइज का पार्ट 2 आने वाला है, वहां पर हम न्यूमेरिकल नंबर 11 से लेकर के न्यूमेरिकल नंबर 20 तक डिस्कस करेंगे। यदि आपको इसके आगे के यदि आपको न्यूमेरिकल्स देखने हैं, उनका सॉल्यूशन देखना है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो पर जा सकते हैं। आज के लिए बच्चा इतना ही। थैंक यू। It's not a game, it's a rich thing.